हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेबी के पेपर 3 की अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर्स, एएफएम जिसको बोलते हैं हम। उसका मॉड्यूल ए है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें आज चैप्टर 4 हम देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम ये सब टॉपिक जो है वो कवर करेंगे कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बैंक कैश बुक, कि हम कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स को किस प्रकार रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन कंटेंट इन द पासबुक बैंक स्टेटमेंट, और वो ट्रांजेक्शन पासबुक के अंदर किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती हैं। देन इन पासबुक, इस पासबुक इज ए मिरर इमेज ऑफ कैश बुक, तो क्या जो पासबुक है वो कैश बुक की मिरर इमेज है। देन कॉजेज ऑफ पासबुक एंड कैश बुक बीइंग डिफरेंट, और क्या क्या कारण है जिनकी वजह से पासबुक और कैश बुक का बैलेंस जो है वो डिफरेंट रहता है। देन हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन क्या होता है। देन प्रिपेयरिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कि हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाते हैं, मतलब कैश बुक और पासबुक को बैलेंस को किस प्रकार से मैच करवाते हैं। देन नीड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन करने की क्या आवश्यकता आई। हाउ टू प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन। तो जब पासबुक और कैश बुक के एक्सट्रैक्ट दिए होते हैं, मतलब डेटा दिया होता है पासबुक और कैश बुक का, तब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस प्रकार बनाते हैं। एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, और कैश बुक बैलेंस के अंदर क्या क्या एंट्रीज हैं जो एडजस्ट हम करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बनाने के हमको बिजनेस के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक। तो इसकी बात करने से पहले हमको ये जानना होगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, लास्ट चैप्टर में हमने जो बात करी थी कि हम एंट्रीज किस प्रकार से करते हैं, जैसे कैश बुक बनाते हैं हम, तो कैश बुक के अंदर जो एंट्रीज करते हैं, क्योंकि उसकी उसकी जो विपरीत एंट्री, जैसे कैश बुक के अंदर हम बैंक के रिलेटेड कोई एंट्री करें। सपोज करो कि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपनी पासबुक के अंदर जो एंट्री करेगा, तो बैंक लिख देगा कि कैश के अंदर पैसा विड्रॉ हुआ, तो बैंक हमारा अकाउंट जो है वो डेबिट कर देगा। और जब हम कैश लेके हमारे बिजनेस में आएंगे, तो कैश अकाउंट भी हम बिजनेस में आके डेबिट कर देंगे, और बैंक का अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि बैंक अपनी बुक्स के अंदर हमको डेबिट करेगा और हम हमारी बुक्स में बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो लेन देन बैंक से हमारी चलती रहेगी, वो सब ट्रांजेक्शन को हमको रिकंसाइल करना होता है। मतलब कैश बुक के बैलेंस को जब हम पासबुक के बैलेंस से मिलाएंगे, तो इसी इसी प्रक्रिया को हम जिस प्रक्रिया से हम मिलाते हैं और जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक के बैलेंस को मिलाने की जो स्टेटमेंट है, उसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक की रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैश बुक। तो कैश बुक के अंदर हम ट्रांजेक्शन किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी बात करी है। टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, टू ऑल बैंक ट्रांजेक्शंस वी ऐड ए कॉलम बैंक नेक्स्ट टू द कैश कॉलम इन आवर कैश बुक। तो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमने डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, और हमने यहाँ पे कैश का कॉलम था और बैंक का कॉलम भी साथ में बना दिया था। ठीक है, जिससे कि हम इजीली ट्रैक कर पा रहे थे कि हमारा कैश से कितना ट्रांजेक्शन हुआ और बैंक से क्या ट्रांजेक्शन हुआ। देखो इस प्रकार, यहाँ पे डेबिट, क्योंकि ये कैश बुक का अकाउंट है हमारा, तो लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। अब इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन है, जैसे 1/4/22 को, 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था, ओपनिंग बैलेंस किया, कैश के अंदर हमारा ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था और बैंक के अंदर हमारा ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था। ठीक है, तो ये एंट्री जो है हमारी कैश बुक के अंदर है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कैश बुक क्या है। कैश हमारा एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट जब डेबिट में है तब हमारे पास कैश इन हैंड है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखने की बात कि कैश हमारा डेबिट में है तो मतलब हम कैश पॉजिटिव हैं, और बैंक का बैलेंस डेबिट में है 3 लाख रुपए। तो कहने का मतलब है कि बैंक के अंदर हमने जमा करवा रखे हैं 3 लाख रुपए, तो बैंक ने अपनी पासबुक के अंदर हमारे 3 लाख रुपए क्रेडिट किए हुए हैं, और उसी उसी अकाउंट को हमने हमारे बुक्स में डेबिट दिखाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे बिजनेस की बुक्स है ना, इसीलिए यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है वो भी डेबिट में है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे पास 2 लाख रुपए बिजनेस में कैश है और 3 लाख रुपए हमारे बैंक बैलेंस पड़ा है। ठीक है, देन क्या हुआ, नेक्स्ट 2 तारीख को कैश डिपॉजिट करवाया 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए बैंक में जमा कराया, तो बैंक के अंदर क्या हुआ, जमा हो गया, तो हमने बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपया बैंक के लिए डेबिट कर दिया।
और हमारे यहाँ पर कैश हमारी कम होगी, मतलब कैश को हमने क्रेडिट कर दिया बाय डिपॉजिट इन बैंक 10,000, और ये 10,000 हमारे कैश में जमा हो गया। तो इस प्रकार की जो एंट्री होती है, जो एंट्री दोनों साइड क्रेडिट और डेबिट करी जाती है, उसको हम बोलते हैं काउंटर एंट्री। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। एक 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब 3 लाख 2 लाख रुपए कैश में था, 3 लाख रुपए हमारे पास बैंक में था। उसके बाद 10,000 रुपए हमने बैंक में जमा करा दिया, और कैश हमारी 10,000 कम होगी और हमने जमा करा दिया बैंक में। देन उसके बाद क्या हुआ, 3 तारीख को 3 तारीख को सैलरी बाय सैलरी चेक 15,000 रुपये हमने बैंक के अंदर 15,000 रुपये की सैलरी पे करी, मतलब हमारे एम्प्लॉइज को बाई चेक हमने चेक काट के दे दिया उसको, और चेक के अंदर 15,000 रुपये की सैलरी थी जो हमने एम्प्लॉय को पे करनी थी, और वो उसने बैंक में जाके वो पैसा विड्रॉ कर लिया। तो मतलब बैंक के बैलेंस से हमने 15,000 रुपये की सैलरी पे कर दी हमारे एम्प्लॉइज को। तो 3 तारीख को हमने सैलरी पे करी है जो कि है 15,000 रुपये, और क्योंकि हमने बैंक का बैलेंस क्रेडिट कर दिया है तो बैंक अपनी बुक्स हमको डेबिट करेगा, ठीक है। तो ये जो हम प्रोसेस बाद में समझेंगे, अब आप ये समझो कि हम कर क्या रहे हैं, मोस्टली मोटा मोटा हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने 15,000 रुपये से पेमेंट कर दी। अब 4 तारीख को क्या हुआ, हमने एक चेक हमको मिला था फ्रॉम ए से, मिस्टर ए से हमको चेक मिला था जो कि हमने बैंक में जमा करा दिया। 20,000 रुपये हमने बैंक के कॉलम में और जमा करा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, कैश बुक के अंदर जो एंट्री करते हैं ये हमारी बुक्स के अंदर है, ये बिजनेस की बुक्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं। इस प्रकार से है, कैश और बैंक को सेपरेट सेपरेट रखा जाता है, जिससे कि हम कैश का बैलेंस और बैंक के बैलेंस को अलग अलग से हम आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। और ये इसका डिटेल्स दी है जो मैं बोला हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें की रूल जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, हम डेबिट कब करेंगे, हम डेबिट तब करेंगे जब जो है पैसा हमने बैंक में जमा कराया, हमने पैसा जमा कराया बैंक में, तो हमने कैश जमा कराई, तो हमारी बुक्स की तो कैश जा रही है, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे। लेकिन जब हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बैंक हमको पैसा दे रहा है, ठीक है, तो हमारी बुक्स में क्या कैश आ रही है, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो ये सिंपल सी बात है जो हमने याद रखी है कि अ, वही रूल है कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक को हम पैसा दे रहे हैं, और बैंक को तब क्रेडिट करेंगे जब बैंक हमको पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया कि ट्रांजेक्शन जो है कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किस प्रकार से करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांजेक्शन कंटेन्ड इन द पासबुक बैंक स्टेटमेंट। अब ये ट्रांजेक्शन जब बैंक अपनी बुक्स में एंट्री करता है, जिसको हम पासबुक बोलते हैं, तो उसमें किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि पासबुक बैंक के द्वारा इशू करी जाती है और वो बैंक की बुक्स है, तब बिल्कुल बैंक जो हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं वो डेबिट कर देगा, और जो डेबिट कर रहे हैं वो बैंक क्रेडिट कर देगा। देखो कैसे होता है, द बैंक ऑल्सो मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, दिस रिकॉर्ड फ्रॉम द बैंक परस्पेक्टिव इज कॉल्ड पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो बैंक के परस्पेक्टिव से बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जब बैंक वो सभी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और वो भी बैंक के पर्सपेक्टिव से, तब उस बुक को बोला जाता है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब वही ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि हमने अब बैंक किस प्रकार से बनाएगा, बैंक एबीसी लिमिटेड, जैसे बैंक का नाम है एबीसी लिमिटेड, ब्रांच का यहाँ पर कुछ XYZ नाम कुछ भी होगा, और करंट अकाउंट ऑफ एक्स वाई एंड कंपनी का पासबुक है, जिसके अंदर 1 तारीख को क्या था, बैलेंस फॉरवर्ड 3 लाख रुपया, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपया हमारा बैलेंस था जो कि क्रेडिट बैलेंस था बैंक के अंदर, क्योंकि हमने बैंक को वहां पे डेबिट कर रखा था। हमारी हमारी जो एक कैश बुक है इसके अंदर हमने डेबिट कर रखा था, तो बैंक ने हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट में लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया था, 2 तारीख को कैश डिपॉजिट कराया था 10,000 रुपये, तो बैंक ने हमारा 10,000 रुपया क्रेडिट में जमा किया, और यहाँ पे 3,10,000 हमारा बैलेंस हो गया। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि बैंक में हमने 10,000 रुपये जमा कराया था, यहाँ पे 1 सेकेंड, हमने 10,000 रुपये जमा करवाया था, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये जमा किया जो कि हमने तो अपने डेबिट साइड में लिखा था, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसका क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। फिर 4 तारीख को क्या हुआ, सॉरी 6 तारीख को क्या हुआ, सैलरी चेक पेड, तो चेक के द्वारा हमने सैलरी पे की थी कितनी, 15,000 रुपये। अब बैंक ने पैसा दिया है, तो बैंक तो हमारे को तो डेबिट करेगा, लेकिन बैंक के खाते को हम हमारी बुक्स में क्रेडिट कर देंगे, कैश बुक में हमने क्रेडिट कर दिया। देखो कैश बुक के अंदर हमने क्रेडिट कर रखा है 15,000। देन क्या हुआ था, फिर ए ने हमको चेक दिया था जो कि बैंक में हमने जमा करा दिया था,
ए का चेक तो था 20,000 रुपये का, तो बैंक ने हमारे क्रेडिट साइड में 20,000 जमा कर दिए, तो बैंक का बैलेंस बच गया 3,15,000। और हमने अगर पासबुक के अंदर हमारे क्रेडिट में जमा हुआ है, तो हमने जो बैंक को है वो डेबिट किया होगा 15,000 रुपये से, सॉरी 20,000 रुपये से, तो 20,000 रुपये से हमने बैंक को डेबिट किया हुआ है, ठीक है, जो ए से हमको प्राप्त हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन हम डेबिट में लिखेंगे हमारी बुक्स के अंदर, तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर पैसा दे रहे हैं, हम अगर दे रहे हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे और बैंक हमको क्रेडिट करेगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे आता है मिरर इमेज कंसेप्ट। व्हेन वी डेबिटेड आवर कैश बुक, द बैंक क्रेडिटेड आवर अकाउंट। जब हम हमारी कैश बुक को डेबिट करते हैं तो बैंक हमारा अकाउंट को क्रेडिट करता है। और व्हेन वी क्रेडिटेड आवर कैश बुक, द बैंक डेबिटेड आवर अकाउंट। और जब हमारी बुक्स को क्रेडिट करते हैं तो बैंक हमारे बुक्स को डेबिट करता है। दिस इज बिकॉज फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू आवर मनी इज लाइबिलिटी, सो व्हेन द बैलेंस इंक्रीजेस द लाइबिलिटी इंक्रीजेस, और व्हेन द बैलेंस डिक्रीजेस द लाइबिलिटी डिक्रीजेस। क्योंकि बैंक के लिए क्या है, हमारा जो पैसा है वो एक तरह से लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब उसका दायित्व है, उसको फ्यूचर में चल के हमको पे करना है। इसीलिए वो, जब हम उसको पैसा देते हैं तब हमको वो क्रेडिट करता रहेगा, और जब हम उससे पैसा लेते हैं तो क्योंकि डेबिट है, एक तरह से लोन है, तो मान लो उसकी एसेट्स बनती जा रही है, तब वो हमको डेबिट करता रहेगा, ठीक है। देयरफॉर द पासबुक इज द मिरर इमेज ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, ए डेबिट ऑफ द बैंक बुक इज ए क्रेडिट ऑफ द देयर बुक एंड वाइस वर्सा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पासबुक जो है वो मिरर इमेज है कैश बुक की, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, और दोनों का बैलेंस जो है वो एक जैसा चलता है। लेकिन ऐसा एकदम सही नहीं है, क्योंकि इस अगर सारी ट्रांजेक्शन सेम होगी तब हम ये बोल सकते हैं कि मिरर इमेज है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाती हैं जो पासबुक में हो जाती है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हो पाती, और कुछ कैश बुक में हो जाती है और पासबुक में एंट्री नहीं हो पाती। तो ये पूरे चैप्टर में हम वही चीजें पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से मिरर इमेज कंप्लीटली नहीं बन सकती। जैसे अब ये क्वेश्चन, एक नेक्स्ट टॉपिक है, इज पासबुक इज द मिरर इमेज ऑफ कैश बुक। इसमें देखते हैं, while the mirror image concept is true, the two books don't always match perfectly in any given day. This happen because of timing differences. तो कभी भी दो बुक्स जो हैं वो कभी भी मैच नहीं कर सकती, क्योंकि इसका इसमें का टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। अब टाइमिंग डिफरेंस किस वजह से आता है, देखो, इसमें एक पहला पॉइंट है चेक इशू। अब सपोज करो कि आपने अपने बिजनेस के अंदर किसी को चेक इशू करके दिया, ठीक है, सपोज करो कि आपने चेक इशू किया 1 तारीख को, ठीक है। अब जब आपने 1 तारीख को चेक इशू किया, तब आप अपनी कैश बुक के अंदर एंट्री कर दोगे 1 तारीख को, ठीक है। आपने तो अपनी कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी 1 ही तारीख को, और आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बैंक आपके बिहाफ पे चेक की पेमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया, वो चेक बैंक के पास लेके गया 4 तारीख को, ठीक है, और बैंक ने उसको पेमेंट की 4 तारीख की, और बैंक ने फिर अपनी पासबुक में जो एंट्री करी होगी, जब पासबुक में एंट्री करी वो भी करी होगी 4 तारीख की। लेकिन अब मान लो कि हम इन दोनों तारीख के बीच में, मान लो 2 तारीख को हम कैश बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम दोनों को बैलेंस को मैच करेंगे। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाएगा कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का, क्योंकि हमने तो 1 ही तारीख को बैंक को डेबिट क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक हमको डेबिट कब करेगा 4 तारीख को, ठीक है। तो इस वजह से ये मिरर इमेज हम इसको नहीं कह सकते। देन दूसरी बात है चेक डिपॉजिटेड। अब इसी एग्जांपल को रिवर्स करते हैं। मानो किसी व्यक्ति ने हमारे हमारे से सामान खरीदा और उसने हमको चेक दे दिया, ठीक है, उसने हमको चेक दिया, और चेक दिया उसने हमको मान लो 1 तारीख को। अब हमने क्या किया, हमने चेक लेते ही हमारी कैश बुक के अंदर उसकी उसके पैसे को जमा कर दिया कि हमको पैसा रिसीव हो गया। लेकिन वो चेक जो हमने बैंक में जमा कराया वो हमने 4 तारीख को कराया, ठीक है। अब ये, या ये भी हो सकता है कि, तो इसमें डिफरेंस आ गया। और या ये भी हो सकता है कि मान लो 1 तारीख को ही हमने कैश बुक जमा किया और 1 ही तारीख को हमने बैंक में जमा भी करा दिया चेक को, ठीक है। अब 1 ही तारीख को जमा करा दिया, लेकिन वो चेक चला गया क्लियरिंग में, वो चेक चला गया क्लियरिंग में, और वो चेक पास होकर आया 2 दिन बाद। तो मान लो वो 3 तारीख को हमारे को पैसा मिला, तो पासबुक की एंट्री कब होगी, पासबुक में एंट्री होगी 3 तारीख को, लेकिन हमने कैश बुक एंट्री कब कर दी 1 तारीख को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पासबुक और कैश बुक है वो मिरर इमेज नहीं हो सकती कभी, मतलब हर बार मिरर इमेज नहीं हो सकती। और तीसरा एग्जांपल जो है बैंक चार्जेस। अब होता क्या है, हम बैंक हम पासबुक और कैश बुक को मैच कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो बैंक हम पे लगाता है, लाइक मिनिमम बैलेंस चार्जेस,
या एसएमएस चार्जेस या इंटरनेट बैंकिंग चार्जेस, मतलब कुछ भी बैंक के चार्जेस वो बैंक हमसे चार्ज करता है, लेकिन वो बैंक हमको बिना बताए ही हमारे अकाउंट से डेबिट कर लेता है। अब उसकी एंट्री जो है, उसकी एंट्री हम कैशबुक में तो कर नहीं पाते। उसकी एंट्री तो हम कैशबुक से नहीं कर सकते, पहले से तो हमको नहीं पता ना बैंक कितना पैसा काटने वाला है। तो इस वजह से क्या है, हम ये कह सकते हैं कि बैंक की पासबुक और अ, हमारी कैशबुक जो है वो कभी-कभी मिरर इमेज नहीं हो सकती। So while these entries are mirror, the dates they are recorded on can be different, causing the balance to not match temporarily. तो कहने का ये मतलब है कि पासबुक और कैशबुक मिरर एंड हो सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब डेट्स मिसमैच हो जाती है ना, तब कई बार हमारा जो बैलेंस है वो मिल नहीं पाता। ठीक है, तो इसको ठीक करना पड़ता है हमको, इसको दोनों को मिलाने के लिए हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि क्या पासबुक और कैशबुक मिरर हो सकती हैं? तो हम कह सकते हैं हाँ जी, हो सकती हैं, यस। लेकिन कई बार डेट्स के इश्यू की वजह से, डेट्स की वजह से न मतलब ट्रांज़ैक्शंस की डेट जो है, वो मिसमैच होने की वजह से हमको इनके बैलेंस के अंदर डिफरेंसेस मिल सकते हैं। अब उस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस जो है बनाना पड़ता है, जो कि हमारा चैप्टर बी है। ठीक है? तो हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि हम कैश की ट्रांज़ैक्शंस किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, कैश बुक के अंदर। फिर बैंक हमारे ट्रांजेक्शन किस प्रकार से रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स में, तो बैंक पासबुक के अंदर किस प्रकार से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। देन हमने ये देखा कि क्या पासबुक और कैश बुक मिरर इमेज है, तो हम कह सकते हैं हाँ, लेकिन कुछ ऐसी वजहें हैं जैसे चेक इशू में मतलब चेक इशू की ट्रांजेक्शन जो सेटल होने में टाइम लगा, चेक डिपॉजिट में डिले हो गया या बैंक चार्जेस कुछ लग गए, इसकी वजह से क्या है, फिर कुछ मिसमैच मिलता है। अब है कॉजेस फॉर पासबुक एंड चेकबुक बीइंग डिफरेंट। अब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस और चेकबुक का बैलेंस डिफरेंट पाया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द कैशबुक एंड पासबुक बैलेंस हैपन फॉर थ्री मेन रीजन। तो इसके तीन बड़े रीजन है। सबसे पहला एरर। अब एरर क्या मतलब ये है, जो हमारा अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट है उसने कोई अपनी ह्यूमन एरर उससे कुछ हो गया। मान लो कि उसको 5,000 कहीं लिखना था, उसने 50,000 लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ एरर हो गया। या उसने टोटलिंग में गलती कर दी, टोटलिंग में कोई गलती होगी, तो इस वजह से भी क्या है, पासबुक और कैशबुक के बैलेंस को हम डिफरेंस आता है। मिस्टेक कैन बी मेड आइदर द बिजनेस अकाउंटेंट और बैंक स्टाफ। या तो बैंक स्टाफ से कोई गलती होगी या हमारे अकाउंटेंट से गलती होगी। लेकिन आज के टाइम में तो बैंक स्टाफ से गलती होने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि सब कुछ तो डिजिटलाइज हो गया। ठीक है, लेकिन गलती फिर भी हो सकती है कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब है कि पासबुक और चेकबुक के मेन जो कॉजेज हैं वो है, सबसे पहला तो एरर, देन एंट्रीज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द कैशबुक। अब या तो कुछ ऐसी एंट्रीज, मतलब हमको चेक मिला और हमने चेक उसी दिन कैश बुक में जमा कर दिया और पासबुक में वो जमा 2 दिन बाद हुआ। ठीक है, जो हमने ऊपर बात करी, तो ये रीजन हो सकता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। अगर चेक इशू किया लेकिन पेमेंट्स के लिए गए ही नहीं वो कस्टमर, मतलब जिसको हमने चेक बना के दिया, वो बैंक से इनकैश करवाने गया ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमने तो हमारी कैश बुक के अंदर क्या किया, एंट्री कर दी। ये एक रीजन हो सकता है। देन चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमने बैंक में चेक जमा कराया और वो क्लियरिंग में उसको समय लग गया, लेकिन हमने तो हमारी कैश बुक में एंट्री ऑलरेडी कर दी थी। ये एक रीजन हो सकता है। देन एंट्रीज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द पासबुक। और कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो बैंक के द्वारा पहले से ही रिकॉर्ड कर दी जाती हैं, लेकिन उसको हम कैश बुक में जमा कर नहीं पाते हैं। वो क्या क्या एंट्रीज हैं, लाइक बैंक चार्जेस। अब बैंक कुछ चार्जेस हम पे लगाता है। द बैंक डिडक्ट फीस फॉर सर्विस लाइक चेकबुक इंश्योरेंस, चेकबुक इशुएंस सॉरी, आउटस्टेशन चेक कलेक्शन एक्सेट्रा। दीज आर डेबिटेड इन द पासबुक फर्स्ट। तो इस प्रकार के जो बैंक चार्जेस लगाता है हमसे, वो हम पासबुक से पहले ही डिडक्ट कर लेते हैं। और हम उसको कब देख पाते हैं, जब पासबुक की हमको कॉपी मिलती है, तब हमारी कैश बुक में हम इसकी एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक हमसे कोई ब्याज कलेक्ट कर ले तो उसकी एंट्री पहले ही पासबुक में कर देगा, लेकिन हम उसकी एंट्री जो है हमारी कैश बुक में कर नहीं पाएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब हमने कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट हमसे चार्ज करता है, तो उसकी एंट्री भी पासबुक में पहले कर देता है। देन अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने बैंक बैंक हमारे ब्याह पे कुछ अ, जगहों से, जैसे हमको डिविडेंड मिलता है, किसी हमारे पास कोई शेयर्स है, हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट है जिस पे हमको डिविडेंड आता है, तो इस प्रकार के जो एंट्रीज हैं वो हमको बिना इंटीमेशन के ही हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है।
तो इसकी एंट्री मतलब हम अपनी कैश बुक में एंट्री तो बाद में करवाएंगे, लेकिन बैंक जो है इसको पहले ही रिसीव कर लेता है। तो इस प्रकार की, या फिर डिविडेंड पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, या हमने हमारे कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे रखे हैं जिसके वो हमारा अकाउंट को डेबिट करके पेमेंट करता है, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम हमने उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, या हमारी लोन की ईएमआई के लिए बैंक को पहले से इंटीमेट किया हुआ है। तो ये बैंक हमारे बिहाफ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। और इसमें क्या होता है, बैंक अपनी पासबुक को तो क्रेडिट डेबिट कर लेता है, लेकिन हम हमारी कैश बुक को उसी समय क्रेडिट या डेबिट नहीं कर पाते। तो ये एक वजह है। देन आता है डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर। तो या कुछ ऐसा कस्टमर जो सीधा ही हमारे बैंक अकाउंट में जाकर पैसा जमा करा दे, और हमको उसके बारे में पता बाद में चलेगा, लेकिन बैंक ने तो हमारी पासबुक में ऑलरेडी जमा कर दिया। तो ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से क्या है, पासबुक और कैश बुक के अंदर डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या है, सबसे पहला तो था एरर। कोई एरर की वजह से, या कोई हमारा अकाउंटेंट या बैंक के स्टाफ से कोई एरर हो जाए, उसकी वजह से डिफरेंस रहता है। देन एंट्रीज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द कैश बुक, और कुछ ऐसी एंट्रीज हम कैश बुक के अंदर पहले ही जमा कर देते हैं, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन वो पेमेंट के लिए अभी तक गया नहीं है। और चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, या हमने बैंक के अंदर चेक दिया जमा कराने के लिए, और हमने उसी दिन से हमारी कैश बुक को डेबिट कैश बुक के अंदर बैंक को डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक ने हमको तब तक क्रेडिट नहीं किया जब तक बैंक को उस चेक के कलेक्शन ना मिल जाए। तो इस वजह से भी डिफरेंस आते हैं। देन कुछ ऐसी एंट्रीज जो बैंक पहले ही पासबुक में कर देता है, लाइक बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, और डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर। ठीक है, इस वजह से है जो डिफरेंस रहता है। अब बात आती है कि व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कि जब हमारे हमको कैश बुक और पासबुक, क्योंकि हमको तो क्या है कि एक सही रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। जब हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं तब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल लिक्विड मनी कितना है, अवेलेबल लिक्विड मनी कितना है जिसको हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास कैश बुक में जो बैलेंस है वो तो हमको पता है कि क्योंकि हमारी बुक्स में दिखा रहा है, लेकिन पासबुक जो हमारे बैंक के अंदर बैलेंस है वो हमारे वो हमारे अनुसार तो मतलब एक्स अमाउंट आ रही है, तो क्या वो इतनी ही एक्स अमाउंट हमारे बैंक के अंदर है? ठीक है, अगर नहीं है, अगर नहीं है तब हमको ये जानने की जरूरत है कि इसका कारण क्या है। ठीक है, और हम उस कारण को एडजस्ट कर लेंगे। जब जब हम उन कारणों को एडजस्ट कर लेंगे तो तब हम एक क्लियर पिक्चर ले पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं है, तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसी को ही बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement prepared to find out the reason of differences between the balance as per the company's cash book and the balance as per bank passbook on a particular date। तो किसी पर्टिकुलर डेट पे जब हमको बैंक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस को मैच करना होता है, तब हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज द रिकंसिलिंग और मैचिंग द टू बैलेंसेज। तो इसका पर्पस ये है कि दोनों ट्रांजेक्शन, क्रेडिट और डेबिट की ट्रांजेक्शन रिकंसिल करना और उनको मैच करना। ठीक है, अब है प्रिपरेशन फॉर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम किस प्रकार से बनाते हैं। इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, बस आपको उतना ही ध्यान में रखना है। The goal is to start the one balance, either a cash book or passbook, make adjustment for differences we identified, and arrive at the other balance. A modern approach is to adjust both balance to find out true and corrected bank balance। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है, देखो, अब सपोज करो कि 1 तारीख को हमको पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच करना है, तब हम 1 तारीख का हमारा कैश का बैलेंस और 1 तारीख का पासबुक का बैलेंस हमको दिया होगा। अब ये कहना चाह रहा है कि आप किसी एक बैलेंस को पकड़ो, आप किसी एक बैलेंस को पकड़ो और उस बैलेंस में ट्रांजेक्शन जो एडजस्ट करते जाओ, और लास्ट तक आपको फिर जो बैलेंस मिलेगा वो मैच करवाओ आप कैश बैलेंस से। ठीक है, तो ये न्यू अप्रोच है, मतलब जो मॉडर्न अप्रोच है वो यही है। अब इसका जो फॉर्मेट है वो ये है, बैलेंस एज पर पासबुक। जो बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक की स्टेटमेंट में बैलेंस दिया पासबुक पे, हमको सबसे पहले वो लिखना है। ठीक है, देन हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखा है ऐड। ये फॉर्मेट सेम रहेगा, आपको ये याद रखना है। ऐड क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड इनटू द बाय द बैंक। अब कुछ
चेक हैं जो बैंक में हमने भेज दिए थे हमारे अकाउंट में जमा करने के लिए, लेकिन बैंक ने अभी तक वो डिपॉजिट नहीं किए हैं। इसका ये रीजन हो सकता है कि अभी तक वो है क्लियरिंग के अंदर गए होंगे, चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। दूसरे बैंक का चेक हो सकता है वो क्लियरिंग में अभी पड़ा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे हमारे पासबुक के बैलेंस के अंदर। देन हम लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। अब कुछ ऐसे चेक जो हमने ऑलरेडी हम हमारे वेंडर्स को दे रखे हैं और वो अभी तक उस चेक को लेकर बैंक के पास नहीं गए हैं उसकी पेमेंट के लिए, ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे और माइनस को हमेशा हम ऐसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट में आएगा वो होगा एडजस्टेड बैंक बैलेंस या करेक्टेड बैंक बैलेंस, तो ये होगा ए, तो ये हमारा ए हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पासबुक का बैलेंस लेंगे, ठीक है, उसको नोट कर लेंगे, फिर हम ऐड करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ऐसे चेक जो बैंक में जमा करवा दिए लेकिन बैंक ने अभी तक पासबुक में जमा नहीं किए, तो उसको हम ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे वो चेक जो कि हमने इशू कर दिए हैं लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक बैंक से नहीं हुई है। और ये जो हमारा दो इसको प्लस और ये माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा ए आ जाएगा, मतलब एडजस्टेड बैंक बैलेंस आ जाएगा हमारा। देन हम जाएंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का बैलेंस लेंगे हम, कैश बुक का बैलेंस लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे आइटम्स क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ऐसी आइटम्स जो बैंक ने क्रेडिट कर दी है, लाइक हमको कोई इंटरेस्ट मिला, ठीक है, या हमको कोई कस्टमर जो है डायरेक्ट डिपॉजिट करके चला गया, कस्टमर जो है हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर गया, तब हम उस आइटम्स को कैश बुक के अंदर क्रेडिट कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। देन लेस हम करेंगे आइटम डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस इंश्योरेंस पेड। अब ऐसी कुछ आइटम्स जो हमारी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हो रही लेकिन बैंक ने क्या है हम पे कुछ चार्जेस लगा दिए या हमारे से इंटरेस्ट कुछ डेबिट किया था या हमारे बिहाफ पर कुछ इंश्योरेंस की पेमेंट करी थी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर, तो वो हम कैश बुक से डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा आएगा एडजस्टेड एंड कैश बुक बैलेंस, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा बी। अब ए और बी, ए और बी जब रिकंसाइल हो गए तब हम कहेंगे कि हमारा बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है एकदम सही बन गया है, ठीक है। देखो ये आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, ये इतना मुश्किल आपको अगर लग रहा है, अगर आप पहली बार देख रहे हो या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड पे, तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता देता हूँ आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको ये सोच के चलना है, आपको ये ध्यान में रखना है। देखो अगर हम पहले बात करते हैं पासबुक साइड की, पासबुक साइड की जो कि बैंक द्वारा बैंक द्वारा पासबुक बनाई जाती है, बैंक द्वारा मेंटेन की जाती है, तो बैंक के बिहाफ में बात करते हैं। देखो पासबुक का बैलेंस हम लिख लेंगे, पासबुक का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। देन हमने ऐड क्या किया था, हमने ऐड ये किया था कि ऐसे चेक जो कि हमने डिपॉजिट करवा दिए हैं लेकिन बैंक के अंदर जमा अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन चेक, क्योंकि वो आज नहीं तो कल नहीं तो 2 दिन बाद वो जमा तो होंगी, ठीक है, क्योंकि चेक तो क्लियर होंगे, तो बैंक उसको क्या है जमा तो करेगा हमारे बैलेंस में, हम उसको हमेशा ऐड करेंगे। देन हमने लेस क्या किया था कि ऐसे चेक जो कि हमने इशू कर दिए हैं, हमने चेक को इशू कर दिया है लेकिन जिसको चेक दिया है वो अभी तक बैंक में गया नहीं है पैसा लेने के लिए, ठीक है, और हमको पता है कि आज नहीं तो वो 1-2 दिन में कभी भी बैंक जाएगा, तो हम उस चेक्स को उन चेक्स को हम माइनस कर देंगे, उन चेक्स को माइनस कर देंगे, तो ये जो हमारा आ जाएगा ये हमारा ए आ जाएगा, एडजस्टेड पासबुक बैलेंस, ठीक है, एडजस्टेड पासबुक बैलेंस। मतलब आपको ऐसे रट्टा नहीं मारना है पर आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि आपको किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। देन हम बात करते हैं कैश बुक की, क्योंकि कैश बुक क्या हम अपने बिजनेस में बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है वो नोट कर लेंगे, कैश बुक का बैलेंस नोट कर लिया। उसके बाद हमने ऐड क्या किया, हमने ऐड ये किया कि ऐसे कुछ ऐसे कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड जो हमको मिला लेकिन उसकी नॉलेज हमको अभी नहीं थी, मतलब बैंक की पासबुक देखने के बाद हमको पता चला कि ये जो पैसे हैं ये हमको हमारे बुक्स के अंदर कैश के अंदर जमा ही नहीं किया उन्होंने, और या कुछ ऐसा कस्टमर जो सीधा ही बैंक को पैसा जमा करा गया हमारे अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो उन सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि वो कैश बुक के अंदर जमा तो होने ही होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड या कस्टमर डिपॉजिट कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हम ऐड कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, लेस ये करेंगे कि ऐसे चार्जेस जो बैंक हमसे काटता है,
बैंक चार्जेस, जिसकी नॉलेज हमको उस टाइम नहीं थी जब हम कैशबुक बना रहे थे। ये हमको पासबुक देखने के बाद पता चला कि बैंक ने कुछ चार्जेस भी हमसे लिए हैं। तो हम बैलेंस के अंदर, पास कैशबुक के बैलेंस के अंदर ऐड कर देंगे जो इंटरेस्ट रिसीव हुए, डिविडेंड मिले या कैश कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया। उसके बाद लेस हम कर देंगे जो बैंक ने हमसे चार्जेस लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैशबुक बैलेंस, ठीक है, और जिसको हम बोलेंगे बी। तो ये ए और बी हमारा हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा रिकंसिलिएशन, और ये पूरी स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल भी एक देख लेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है इसमें, एन ओवरड्राफ्ट मींस यू हैव द नेगेटिव बैलेंस। एक नेगेटिव ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस। जब पासबुक के अंदर हमारा नेगेटिव बैलेंस होगा, मतलब बैंक के अंदर हमारा जो पैसा है वो नेगेटिव में है, तब हम इसको ऐसे ब्रैकेट में शो करेंगे और इसको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। इन द पासबुक एन ओवरड्राफ्ट इज ए डेबिट बैलेंस एंड इन द कैश बुक ओवरड्राफ्ट इज ए क्रेडिट बैलेंस। व्हेन डूइंग कैलकुलेशन ऑलवेज ट्रीट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज ए नेगेटिव फिगर। तो हमेशा हमको नेगेटिव फिगर में दिखाना है जब हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हमारा कैश बुक के अंदर नेगेटिव बैलेंस है, मतलब बिजनेस के अंदर हमारी कैश जो है वो शॉर्ट है। अब ऐसा है, अब क्योंकि बिजनेस में कैश हम ज्यादा विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर तो नेगेटिव होने के चांसेस नहीं होते। हम बात करते हैं कि पासबुक के अंदर हमारा नेगेटिव बैलेंस है, तब हम इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखाएंगे या माइनस ट्रीट करेंगे। अब इसमें जब ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस होकर जो अमाउंट आएगी वो उसी को हम कंसीडर करेंगे। मतलब ये है कि हमको नेगेटिव बैलेंस उसमें दिखाना है अगर ओवरड्राफ्ट है हमारे अंदर, ठीक है। अब है नीड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। अब क्या नीड है बैंक रिकंसिलिएशन की? इट इज क्रूशियल टू नो योर एक्चुअल अवेलेबल बैलेंस। ये बहुत जरूरी है कि हमको पता हो कि हमारा एक्चुअल अवेलेबल बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है। जो एग्जांपल है हम इसका नेक्स्ट अभी देखेंगे थोड़ी देर में, नेक्स्ट टॉपिक में। इमेजिन यू रिसीव ए चेक ऑफ 80,000 ऑन 30th जून एंड डिपॉजिट इट। योर कैश बुक शोज योर बैलेंस हैज इंक्रीज्ड बाय 80,000। however the money is not actually in your account until the check clear, which might take few days। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आपको कोई 80,000 रुपए का चेक देके चला गया, ठीक है। आपने हमारी कैश बुक के अंदर, आपने कैश बुक के अंदर उसको जमा कर लिया, तो मतलब आपके बिजनेस की कैश जो है वो 80,000 रुपए से बढ़ गई उसी दिन ही। आपने वो चेक जो है बैंक में दिया। बैंक, अब आपने तो उसी दिन बैंक के लिए लिख दिया कि बैंक को हमने 80,000 रुपए दिए, लेकिन बैंक ने तो जब तक आपके अकाउंट में जमा नहीं किया, जब तक वो चेक जो है क्लियर नहीं हो जाता। अब मानो कि बैंक को क्लियर करने में 2 दिन लग गए। अब आपने इसी बीच मान लो 80,000 रुपए किसी दूसरे आदमी को चेक दे दिया, और बैंक के अंदर तो बैलेंस अब तक क्लियर होके आया नहीं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। तो एक तरह से बैंक जो है आपको पेनल्टी भी लगा सकता है। तो हुआ क्या, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपके बैंक में बैलेंस कितना है, तब आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी है। अब ये क्या बैंक रिकंसिलिएशन आपकी क्या क्या मदद करेगा? नो द एग्जैक्ट क्लियर बैलेंस अवेलेबल इन योर अकाउंट। तो आपको जानने में मदद करेगा कि आपके बैलेंस कितना है अकाउंट के अंदर। फाइंड द करेक्ट, फाइंड एंड करेक्ट एनी एरर मेड बाय यू और द बैंक। और ये आपको ढूंढने में मदद करेगा कि कोई एरर या तो आपने करी है या कोई बैंक ने करी है, तो उसके एरर को आपको पहले ही पता चल जाएगा। कीप ए चेक ऑन अनड्यू डिलेस इन क्लियरिंग, चेक क्लियरिंग। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो चेक हैं वो क्लियर होने में कितना समय लेता है बैंक। एंड प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बाय स्टाफ। और अगर कोई बैंक के स्टाफ द्वारा कोई फ्रॉड एक्टिविटी करी जाती है तो उसको भी रोकने में और डिटेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो इसीलिए जो है बिजनेसेस के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टाइमली बनाई जाती है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स कि आपके एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आ सकता है। और कई बार क्या करता है, बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन दे देता है, एडजस्टेड एडजस्टेड पासबुक बैलेंस बताओ, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। तब आपसे ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है, लेकिन हम बात करेंगे पूरे बीआरएस स्टेटमेंट बनाने की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है बैलेंसेस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस है 22,450 और पासबुक का बैलेंस है 20,980। अब एडिशनल फैक्ट है, बैंक हैज चार्ज 1,050 एज बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने क्या 1,050 रुपए के चार्जेस पासबुक के अंदर काट रखे हैं जो कि कैश बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए। देन बैंक हैज डायरेक्टली क्रेडिटेड ए कस्टमर डिपॉजिट ऑफ 1,200 रुपीज। बैंक कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कुछ ऐसा कस्टमर हमारा
जो 1200 रुपये सीधा बैंक में जमा करा दिए, लेकिन हमने उस हमारी कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री नहीं करी। देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कितना 2000 रुपये। और कुछ ऐसा चेक जो हमने बैंक में जमा कराया लेकिन अभी तक वो 2000 रुपये जमा नहीं हुए, और मतलब बैंक ने पासबुक में जमा नहीं किया लेकिन हमने हमारी कैश बुक में एंट्री उसकी कर दी। देन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स, कितना 380 रुपये। और कुछ हमने चेक एक चेक इशू किया जो कि 380 रुपये का था, लेकिन अभी तक बैंक के पास उसकी पेमेंट के लिए कोई गया ही नहीं। ठीक है, अब बताओ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ और इनकी ट्रांजेक्शन को रिकंसाइल करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, और ये अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आपको 5 नंबर दिखे जाएगा। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है कि आपसे एडजस्टेड पासबुक बैलेंस पूछा जाता है जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है, किसको प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है पासबुक साइड। ठीक है, तो पासबुक का बैलेंस कितना है, हम एक बैलेंस लेके चलेंगे। हम पासबुक का बैलेंस दिया था 20,980। ठीक है, 20,980। अब हमको पता है कि हमको क्या चीजें प्लस करनी है। सबसे पहले हमको ऐड करना है ये कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब चेक हमने जमा करा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में जमा नहीं किया, लेकिन हमको ये पता है कि बैंक जो है आगे फ्यूचर में 1 या 2 दिन में जब चेक क्लियर हो जाएगा तो हमारे अकाउंट में 2000 रुपये जमा करेगा। तब हमने यहाँ पर लिख दिया 2000 रुपये एड चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड डिपॉजिट इन ट्रांजिट। तो अभी ट्रांजिट में है, 2000 रुपये जमा कर दिया। देन हम लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना 380 रुपये। तो हमने कुछ चेक दिया हुआ है जिसकी पेमेंट बैंक अभी फ्यूचर में करेगा, तो उसके है 380। तो इसका जो एडजस्टेड बैंक बैलेंस आ जाएगा वो आएगा 22,600 रुपये। ठीक है, तो ए जो हमारा आया वो 22,600 आ गया। अब कैश बुक साइड देखते हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक साइड का बैलेंस है 22,450 रुपये। तो इसका कैश बुक का बैलेंस है 22,450। देन लेस बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि 1,050 रुपए के जो है 1,050 रुपए के जो है चार्जेस बैंक ने काटे थे और उन चार्जेस को हमने कैश बुक में नहीं नोट किया था। तो यहाँ पर हमने 1,050 रुपए लेस कर देंगे और ऐड हम कर देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है, वो कितने थे 1,200 रुपए। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस आ जाएगा 22,600। तो हमारा जो ए आया था 22,600 और हमारा जो बी आया है वो भी 22,600। तो ये कह सकते हैं कि हमारा पासबुक का बैलेंस और कैश का बैलेंस रिकंसाइल होता है, मतलब हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन। तो जब पासबुक के और कैश बुक के एक्सट्रैक्ट्स हमको दिए होते हैं तब पासबुक हम कैसे बना सकें। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि हमको एक रैंडम डेटा दिया हुआ है, एक रैंडम डेटा दिया हुआ है। अब उसके आधार पर हमको कैश बुक और पासबुक के डेटा को मैच करना है और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। व्हेन यू आर गिवन पार्ट ऑफ बोथ द कैश बुक एंड पासबुक फॉलो दीज स्टेप्स। तो जब हमको पासबुक और कैश बुक के एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं तब हमको ये स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले चेक द पीरियड, सी इफ बोथ एक्सट्रैक्ट्स आर द सेम पीरियड, लाइक बोथ फॉर जनवरी और डिफरेंट पीरियड, एग्जांपल कैश बुक फॉर जनवरी एंड पासबुक फॉर फरवरी। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि जो एक्सट्रैक्ट हमको दिया गया है, जो डेटा हमको प्रोवाइड करवाया गया, क्या वो डेटा पासबुक और कैश बुक का डेटा क्या सेम पीरियड का है या नहीं है। मतलब अगर पासबुक का डेटा जनवरी का है तो कैशबुक का डेटा भी जनवरी का होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हमको उनको एक सेम पीरियड पे लाने के लिए डेटा निकालना पड़ेगा। देन कंपेयर, मैच द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक विद क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, देन मैच द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक विद द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। मतलब हमको दोनों बुक्स का क्रेडिट और डेबिट को मैच करना है, बाद में इनको कंपेयर करना है। सबसे पहले डेटा सही करना है, उसके बाद उसको कंपेयर करना है। देन टिक द मैचिंग आइटम्स, द आइटम्स लेफ्ट अनटिक्ड आर द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। कहने का मतलब है जब हम पासबुक का क्रेडिट साइड, पासबुक का क्रेडिट साइड और चेकबुक का डेबिट साइड मैच कर रहे हैं, मान लो इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन दिए और इसमें ये ट्रांजेक्शन है, अब हमको मान लो ये ट्रांजेक्शन इस ट्रांजेक्शन मिलती है तब हम उसको टिक कर देते हैं, ये ट्रांजेक्शन इस ट्रांजेक्शन मिलती है तो उसको टिक कर देते हैं। अब जो अनटिक ट्रांजेक्शन रहेगी ना, अब जो अनटिक ट्रांजेक्शन रहेगी ये वाली, तो ये है मेन कारण डिफरेंस आने का, चेकबुक और पासबुक के बैलेंस के बीच में डिफरेंस आने का ये जो है मेन कारण है। देन नेक्स्ट है रूल ऑफ बीआरएस। अब बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक रूल है, वो क्या है, इफ द पीरियड इज सेम
द अनकॉमन एंट्रीज विल बी द यूज्ड फॉर बीआरएस। अब अगर आपकी ट्रांजेक्शन का पीरियड सेम है, तब जो अनकॉमन ट्रांजेक्शन होगी, ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि टिक नहीं हो पाई है, वो आपका बीआरएस के अंदर यूज की जाएंगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज करी जाएंगी। और अगर आपका पीरियड जो डिफरेंट है, मतलब आपके जो रैंडम एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं उन सबके जो पीरियड है वो डिफरेंट है, देन कॉमन टिक एंट्रीज विल बी यूज्ड इन द बीआरएस। तो कहने का ये मतलब है कि मान लो हमारा कुछ ट्रांजेक्शन जनवरी की और फरवरी की मिक्स है, ठीक है, अब मान लो ये ट्रांजेक्शन इस ट्रांजेक्शन से मैच कर रही है, तो हमको ये पता है कि यही अगर कॉमन एंट्रीज हैं, तब हम इनके आधार पर ही बीआरएस बना सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हमको पता ही नहीं है कि वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तब उसका यूज हम बीआरएस बनाने में नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमको बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, उसके लिए हमको एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब कि हमको रैंडम डेटा दिया गया है, जिसमें अंदर पासबुक और कैशबुक का रैंडम डेटा है। अब उसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, पीरियड चेक करना है कि सबसे पहले पीरियड किस पीरियड का डेटा है, क्या क्या वो एग्जैक्ट सेम पीरियड का डेटा है। मान लो जनवरी का डेटा दिया, तो जनवरी का ही कैशबुक और पासबुक का डेटा है या नहीं है। और अगर नहीं है तो उसको हम रैंडमली नोट करेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब यह है, सपोज करो ये कैशबुक है और ये पासबुक है, ठीक है, तो इसमें ये ट्रांजेक्शन दी हुई है और पासबुक में ये ट्रांजेक्शन दी हुई है। अब अब हमको ये कंपेयर करना है, ये ट्रांजेक्शन मान लो इससे मैच करती है, ठीक है, तो ये देखते जाना हमको कि कौन सी साइड किससे मैच कर रही है। देन और कंपेयर कैसे करेंगे हम, कि कैशबुक का कैशबुक का डेबिट साइड को पासबुक के क्रेडिट साइड से, और कैशबुक के क्रेडिट साइड को पासबुक के डेबिट साइड से। कंपेयर करने के बाद हम करेंगे टिक टिक द मैचिंग आइटम्स। अब मानो ये ट्रांजेक्शन इससे मैच कर रही है और ये ट्रांजेक्शन इससे मैच कर रही है, ठीक है, तब हम इनको अलग अलग लिख लेंगे कि इनके ऊपर ही हम फिर हमारा बीआरएस बनाएंगे। लेकिन जो ट्रांजेक्शन मैच नहीं कर रही है, वो ट्रांजेक्शन मेन डिफरेंस आने का रीजन होंगी हमारे बीआरएस स्टेटमेंट के अंदर। देन रूल ऑफ बीआरएस में क्या लिखा है, अगर आपका पीरियड सेम है, तो अनकॉमन जो ट्रांजेक्शन होंगी जो टिक नहीं हो पाई है, वो ट्रांजेक्शंस के ऊपर हम बीआरएस बनाएंगे। और अगर आपका पीरियड डिफरेंट है, अलग अलग समय की है, तब जो कॉमन एंट्रीज होंगी, जो कॉमन टिक करी हुई एंट्रीज होंगी, उसका यूज करेंगे हम बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस। मतलब यह है कि जब हम बनाने जा रहे हैं बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, अब हमने ऊपर ये पढ़ लिया कि मेजर दिक्कत क्या आती है, क्योंकि बैंक एंड से तो बहुत ही कम चांस है चेंज मतलब एरर होने के, ठीक है, तो एरर यही है कि बैंक के अंदर कुछ बैंक चार्जेस लगा देता है या कुछ कस्टमर डायरेक्ट जमा करा देता है, उसकी वजह से हमको बैंक और पासबुक के पासबुक और कैशबुक के बैलेंस में डिफरेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले से ही, जब बीआरएस बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले ही जब एंट्रीज कर लें, तब हमको जो है वो डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे बिफोर even starting the BRS, it is good practice to first update your cash book. This means you should record all the items that appeared in the cash book first. तो मतलब आप पहले से ही पासबुक के आधार पर अपने कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शंस कर लो, जिससे क्या है कि आपको बीआरएस बनाने के समय आप उसको इजीली ट्रांजेक्शन को मिला पाओगे। मतलब अगर आपने डिफरेंस ट्रांजेक्शन पहले से ही कैश बुक में कर ली, तब आपका 90% काम तो वैसे ही हो जाएगा। एडजस्ट योर कैश बुक फॉर द फॉलोइंग। तो आपकी कैशबुक के अंदर पहले से क्या ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, लाइक पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन योर बिहाफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक ने पेमेंट करी है, तो उसकी एंट्री आप कैशबुक में पहले से ही कर सकते हो। देन बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो बैंक ने कोई चार्जेस काटे हैं या इंटरेस्ट चार्ज किया, तो उसकी एंट्री कर सकते हो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक फॉर यू। और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको इनकम हुई है, जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला है या बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है या आपको डिविडेंड प्राप्त हुआ है, तो उसकी आप एंट्री कर लो। फिर डिसऑनर्ड चेक दैट द बैंक हैज डेबिटेड। और कोई चेक जो आपका है वो डिसऑनर हो गया है और उसके लिए बैंक ने कोई पेनल्टी आप पे लगा दी है, ठीक है, और या फिर आपने अपनी कैश बुक पे पहले से ही उस चेक की पेमेंट दिखा दी, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, तो इसकी एंट्री भी आप पहले से कर सकते हो। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर, और कस्टमर कोई बैंक में सीधा जमा करा दिया, तो उसकी भी एडजस्ट कर सकते हो। और एनी एरर यू फाइंड इन योर कैश बुक, और अगर कोई एरर आपने पहले से फाइंड कर लिया कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये है एडजस्टिंग एंट्रीज। By doing this first, you starting balance as per cash book will be the corrected one, making BRS simpler। तो कहने का मतलब है कि आप पहले से ही अपनी कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट कर लो,
उसके बाद आप बीआरएस बनाने लगोगे तो आपका बीआरएस बनाने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के फायदे क्या है? तो अभी तक आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि क्या फायदे हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी चेक, आप आपके काम की, आपके अकाउंट के बैलेंस की, बैंक पासबुक के बैलेंस और कैशबुक बैलेंस की एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि वो दोनों सही हैं या नहीं है। इट हेल्प्स यू टू वेरीफाई द बैंक रिलेटेड एंट्रीज इन योर कैशबुक आर करेक्ट। तो आप चेक कर सकते हो कि आपके बैंक में जो एंट्रीज हुई है वो आपके कैशबुक जो आप निर्माण कर रहे हो उसमें करेक्ट है या नहीं है। देन एरर डिटेक्शन, आप एरर पकड़ सकते हो कि अगर आपकी से कोई एंट्री हो गई है गलत तो आप बैंक की पासबुक से मैच करके आप उसका एरर डिटेक्ट कर सकते हो। इट हाईलाइट्स एरर क्विकली अलाउइंग टू टाइमली करेक्शन, और टाइमली आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट कंट्रोल टूल, इट एक्ट एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट टू मॉनिटर कैश फ्लो। और ये उस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा टूल है, मतलब बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप अपने फंड का फ्लो देख सकते हो, मतलब कैश किस प्रकार से फ्लो कर रहा है बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमारा, तो वो आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देन shows correct balance, it reveals the actual spendable bank balance at any time। और बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आप एक्चुअल स्पेंडिंग बैंक बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देन फ्रॉड प्रिवेंशन, इट कैन अनकवर फ्रॉड कमिटेड बाय स्टाफ हैंडलिंग कैश एंड चेक्स, हेल्पिंग मैनेजमेंट मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल। और फिर इसमें किसी कंपनी या बिजनेस को एक इफेक्टिव में कंट्रोल मिलता है जब आप एक एग्जैक्ट बैलेंस जान पाते हो और इससे आपके फ्रॉड होने से भी अपने अकाउंट्स में रोक सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब बीआरएस के फायदे हमने देख लिए, एक्यूरेसी चेक होती है, एरर पकड़ सकते हैं, आपको कंट्रोल मिलता है आपके कैश के ऊपर, करेक्ट बैलेंस आपको पता चलता है और फ्रॉड प्रिवेंशन होता है। देखो अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आपको इतनी बड़ी चीज नहीं लग रही, लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए जो है बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पे, होमवर्क है आपका, होमवर्क है। ठीक है, इसके अंदर वही है कि आपको कैश का बैलेंस बताया 52,400 और पासबुक का बैलेंस है 49,950। ठीक है, और चेक 5,000 का चेक इशू किया बट ओनली 3,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब 5,000 का चेक दिया था लेकिन 3,500 रुपए के लिए ही पेमेंट अभी हुई है, तो मतलब 1,500 रुपए जो है अभी तक पेमेंट उसकी डिमांड नहीं करी गई है, तो ये हमको पासबुक के बैलेंस से माइनस करना है। फिर बैंक चार्जेस 250 पर डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, तो कैशबुक के अंदर 250 रुपए अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया जो कि बैंक ने चार्जेस रिसीव किए हैं, तो कैश बुक के बैलेंस से हम 250 माइनस कर देंगे। देन बैंक क्रेडिटेड 1,500 रुपीज एज इंटरेस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक के अंदर 1,500 रुपए हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मतलब कैश बुक के बैलेंस के अंदर 1,500 रुपए जो हम ऐड कर देंगे। देन चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अमाउंटिंग 4,000 रुपीज नॉट येट बीन क्लियर एंड क्रेडिटेड, तो मतलब बैंक के बैलेंस के अंदर 4,000 रुपए का चेक अभी जमा होना है, तो बैंक के बैलेंस के अंदर 4,000 रुपए हम क्रेडिट कर देंगे। तो वैसे ही मैंने आपको पूरा बता दिया है। An insurance premium of 1,200 were paid directly by the bank as per standing instruction, but was not entered in the cash book। और कैश बुक के अंदर हमने 1,200 का जो है खर्चा अभी तक नहीं दिखाया है, इसको भी माइनस कर देंगे। तो सोल्यूशन जो है अपना है ये आप देख लेना, वैसे तो आपको मैंने सब बता ही दिया है, तो ये देख लो 52,450 हमारा ए आ जाएगा क्योंकि बैंक का बैलेंस आ जाएगा और कैश का बैलेंस आ जाएगा 52,450, तो आपका ए और बी बराबर है, तो मतलब आपका बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल हो रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर होता हमारा खत्म, और इस चैप्टर के आपको साथ में मिल जाएंगे एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज क्या 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ जो आपके एग्जाम पैटर्न पे रहते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, और इस एमसीक्यू के बाद आपको मिल जाएगा इस आंसर की और एक्सप्लेनेशन, जैसे नीचे आप देख लेते हैं, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे मैच द फॉलोइंग, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे, ये आंसर की मिल जाएगी। देन आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का क्विक रिवीजन, कि आप इस चैप्टर को अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, समरी फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम किस प्रकार के जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू फर्स्ट अपडेट द कैश बुक फॉर आइटम्स लाइक बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एंड डायरेक्ट पेमेंट्स। दिस रिजल्ट इज स्टार्टिंग बैलेंस नोन एज, तो ये कह रहा है कि एक कॉमन प्रैक्टिस है जब
हम बैंक की किसी ने स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे पहले हम अपनी कैश बुक को अपडेट करते हैं। उसमें क्या अपडेट करते हैं कि बैंक चार्जेस हमने से कोई कटे, इंटरेस्ट हमसे कितना क्रेडिट हुआ, या कोई डायरेक्ट पेमेंट हमारे अकाउंट में कोई कर गया। तो दिस रिजल्ट द स्टार्टिंग बैलेंस नोन एज, तो इसके बाद जो बैलेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम एडजस्टेड एंड करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। उसको बोलते हैं हम एडजस्टेड एंड करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट।